हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट सेशन में हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशनल इज़म किया एंड आज हम करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रेंच फिफ्थ रिपब्लिक 1958। जो फ्रांस है, फ्रांस के बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसकी 16 कॉन्स्टिट्यूशन रह चुकी हैं एंड जो आज के टाइम में प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो है फिफ्थ रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो आज का करंट कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी क्या मेन फीचर्स है? फ्रेंच फिफ्थ रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन 1958। तो इससे पहले 1946 को एक फ्रेंच का रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था जिसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फोर्थ रिपब्लिक 1946, जो सिर्फ 12 इयर्स के लिए ही वर्क करता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रॉब्लम थी कि इसमें जो सेंटर है, सेंटर में प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा वीक बना दिया, पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग हो गई थी एंड इसके साथ जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई थी। तो मेन प्रॉब्लम क्या थी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो इस तरह जो फ्रांस है, फ्रांस में जो फोर्थ रिपब्लिक था इसका पैरालाइज्ड रिपब्लिक मॉडल कहा जाने लगा। तो इस टाइम ये कहा जाने लगा कि जो लेजिस्लेचर है जो अनमैनेजेबल हो चुकी है, इसमें चेंज चाहिए था। तो इसीलिए जो पैरालाइज्ड मॉडल था इसको चेंज करना था। तो उस टाइम जनरल चार्ल्स डी गॉल जी आते हैं। ये क्या थे? ये पहले फोर्थ रिपब्लिक में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे लेकिन बाद से आइसोलेट हो जाते हैं। लेकिन सिचुएशंस है ये डिमांड करती हैं कि जनरल चार्ल्स को आना पड़ेगा। तो जो फिफ्थ रिपब्लिक है इसके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। ये कौन थे? जो जनरल चार्ल्स डी गॉल है, ये क्या थे? आर्मी ऑफिसर थे। तो ये एक बहुत ही अच्छे स्टेटमैन भी थे एंड इसके साथ ही जो वर्ल्ड वॉर 2 होती है इसमें ये फ्रांस को नाजी जर्मनी है इसकी फ्रीडम दिलाते हैं। तो इस तरह ये बहुत ही डोमिनेंट पर्सन थे। तो जनरल चार्ल्स डी गॉल विद द स्मॉल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स prepared a new constitution जिसमें जस्टिस मिनिस्टर भी होते हैं एंड इसके साथ जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। तो इस तरह 2 मंथ्स में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया जिसको स्पेशल कॉन्सुलेटिव कमेटी के द्वारा रिव्यू किया गया, अमेंडमेंट्स की गई। जो कॉन्सुलेटिव कमेटी थी इसमें 2/3 पार्लियामेंट के मेंबर थे एंड 1/3 प्रेसिडेंशियल पार्टी के मेंबर थे। इस तरह डिफरेंट मेंबर्स थे, वो रिव्यू करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं। जब ये स्पेशल कॉन्सुलेटिव कमेटी के द्वारा पास हो जाता है तो इसके बाद अप्रूवल होती है कैबिनेट की, देन पार्लियामेंट की। जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत ही रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना था तो रेफरेंडम बहुत ही जरूरी होता है। तो इसको रेफरेंडम के लिए भेजा जाता है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पर्संस हैं वो इसके फेवर में वोट साइन करते हैं। तो मेजॉरिटी के साथ रेफरेंडम पास हो जाता है। इस तरह जो फिफ्थ रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन है 28 सितंबर 1958 को रेटिफाइड हो जाता है। तो जो फिफ्थ रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन है ये जनरल चार्ल्स डी गॉल विद इट्स मिनिस्टर्स एंड जो एक्सपर्ट्स हैं इनकी हेल्प के साथ बनाया जाता है जिसको रेफरेंडम के थ्रू रेटिफाई किया जाता है। तो जो जे फिफ्थ रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था इसकी क्या मेन फीचर्स हैं? फीचर्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। फर्स्ट वन इज रिटन एंड इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे ही फ्रांस का भी रिटन एंड इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है। ओरिजिनली इसमें 92 आर्टिकल्स थे और 17 चैप्टर्स थे, लेकिन 1962 में जो अल्जीरिया है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसके बाद 89 आर्टिकल्स रह जाते हैं एंड जो 17 लास्ट वाला चैप्टर था इसको रिपील कर लिया गया और अब इसमें 16 चैप्टर रह गए एंड 89 आर्टिकल्स है। तो ये बहुत ही ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन है। जो जे इनएक्टेड है, जे सेल्फ मेड कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रांस के लोगों ने खुद ही
अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया है। इन्होंने 16 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया है। तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है, इनको पता है प्रैक्टिकल ग्राउंड पर हमको किस चीज की जरूरत है। तो ये सेल्फ मेड कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, इनेक्ट किया जाता है एंड रिफरेंडम होता है, उसके बाद ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस तरह जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन एंड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। नंबर 2, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह प्रेम्बल से स्टार्ट होता है। प्रेम्बल क्या होती है? एक कॉन्स्टिट्यूशन का मिरर होता है। तो इसका जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल क्या है? डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो असेंबली थी उसने डिक्लेयर किया था, वो ही डेक्लेरेशन आज इसका प्रेम्बल है जिसके 17 आर्टिकल्स हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस है इसका प्रेम्बल है, इसका मोटो क्या है? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिलिटी। जी इसका मोटो बन चुका है। तो ये प्रेम्बल से स्टार्ट होता है। नंबर 3, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही ज्यादा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो आर्टिकल 89 है वो क्या कहता है? जो अमेंडमेंट प्रपोज करनी है वो पावर प्रेसिडेंट को दी गई है, प्राइम मिनिस्टर को दी गई है एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को दी गई है। एंड जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगी तो अमेंडमेंट के लिए ये कहा गया है कि जो 2 हाउसेस हैं इन हाउसेस में पार्लियामेंट में आइडेंटिकल टर्म्स में ये पास होना चाहिए। ये 3/5 में 60% मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए। एंड उसके बाद भी जो पास नहीं माना जाता उसके बाद ये रेफरेंडम के लिए लोगों को भेजा जाता है। अगर ये रेफरेंडम में पास हो जाता है उसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट पॉसिबल है। तो जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत ही रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है एंड इसमें 2 लिमिटेशंस और भी इम्पोज की गई हैं। अगर नेशन की इंटीग्रिटी है उस पर अटैक हो रहा है, मींस वॉर का सिचुएशन है, इस पीरियड में भी क्या होगा? इनिशिएटिव ऑफ अमेंडमेंट, इसको नहीं इनिशिएट किया जा सकता। एंड उसके अलावा जो फ्रांस है रिपब्लिक कंट्री है, तो जो इसका रिपब्लिकन करैक्टर है उसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। तभी तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन में रिपब्लिक वर्ड है हम यूज करते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट इज पॉपुलर सॉवरेंटी। जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है 5th कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है? जो सॉवरेंटी है, सॉवरेंटी किसी पर्सन को नहीं दी जा सकती। सॉवरेंटी किसको दी गई है? आम लोगों को दी गई है। लोग हैं वही क्या है? एक्चुअल में सॉवरेन है। तो आर्टिकल 3 वो क्या डिक्लेयर करता है कि नेशनल सॉवरेंटी बिलोंग्स टू द पीपल। जो लोग हैं अपनी सॉवरेंटी को कैसे यूज करेंगे? वो एक्सरसाइज इट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड बाय द वे ऑफ रेफरेंडम। तो जे रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू एंड रेफरेंडम के थ्रू अपनी सॉवरेंटी को यूज करते हैं। वहां पर लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव है इनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। एंड उसके अलावा जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती है रेफरेंडम कराया जाता है। तो सॉवरेंटी लोगों के पास है। नेक्स्ट इज यूनिटरी गवर्नमेंट। जो फ्रांस है, फ्रांस में यूनिटरी गवर्नमेंट है, यूनिटरी सिस्टम है, प्रिवेल करता है। यूनिटरी सिस्टम का मीनिंग है कि सेंटर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए जो लोकल पावर्स हैं, लोकल अथॉरिटीज हैं, इनको पावर्स दी जाती हैं। ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव नहीं करते। लोकल अथॉरिटी सेंटर की गवर्नमेंट से पावर को डिराइव करती है। तो जो यूनिटरी सिस्टम है इसके लिए यही कहा जाता है इट इज मोर रिजिड देन ब्रिटेन। ब्रिटेन में भी यूनिटरी सिस्टम है लेकिन वो इतना रिजिड नहीं है जितना फ्रांस का यूनिटरी सिस्टम रिजिड है। तो इट इज मोर रिजिड देन द ब्रिटेन। एंड इसमें जो लोकल गवर्नमेंट है दे डिराइव देयर पावर्स फ्रॉम द सेंटर। सेंटर के पास ही सारी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन देता है, आगे वो पावर्स को डेलीगेट करते हैं। तो लोकल अथॉरिटी की डेलीगेटेड पावर्स होती हैं। नेक्स्ट इज बाइकैमरल लेजिस्लेचर। वहां पर भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। जो लोअर हाउस है
जिसको नेशनल असेंबली कहा जाता है, जिसको ज्यादा पावरफुल बनाया गया है, जिसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन रिप्रेजेंटेटिव को लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं और वहां पर 577 मेंबर्स है जिनको 5 इयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। एंड इसके अलावा जो अपर हाउस है जिसको सेनेट कहते हैं, जिसमें 283 मेंबर्स हैं जिनको 9 इयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। एंड 1/3 मेंबर्स हैं एवरी 3 इयर्स के बाद उनको रिटायर कर दिया जाता है और इसके बाद नए मेंबर्स से इनको इलेक्ट किया जाता है। देन क्वासी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, जो अदर कंट्रीज हैं उनमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। जो फ्रांस है, फ्रांस में क्वासी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो सबसे डिफरेंट है। इसमें पावर्स है, पूरी की पूरी पावर ना ही प्रेसिडेंट को दी गई है ना ही प्राइम मिनिस्टर को दी गई है। तो जो पावर्स हैं वो डिवाइड की गई हैं बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। जैसे इंडिया है, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें प्राइम मिनिस्टर है वो ही रियल पावर्स को यूज करता है। लेकिन यूएसए है, उसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एंड वहां पर प्रेसिडेंट अपनी पावर्स को यूज करता है। लेकिन फ्रांस में क्वासी प्रेसिडेंट गवर्नमेंट है जिसको कहते हैं मिक्सचर ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो इसमें जो प्रेसिडेंट है वो ना ही नॉमिनल हेड है ना ही पावरफुल एग्जीक्यूटिव है। तो इंडिया की तरह नॉमिनल हेड भी नहीं है एंड अमेरिका की तरह पावरफुल भी नहीं है, इसीलिए इसको क्वासी प्रेसिडेंशियल फॉर्म कहा जाता है। लेकिन अगर कंट्री में इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो जो प्रेसिडेंट है इसकी पावर्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया जाता है, वो पावरफुल बन जाता है। इस तरह वहां पर क्वासी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जी प्रिवेल करती है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल, द इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जैसे इंडिया में क्या है, जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, वहां पर जुडिशरी की जो पावर है उसके पास जुडिशियल रिव्यू नहीं है। तो वहां पर जुडिशियल रिव्यू है, इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है, इसको बनाया जाता है। इस काउंसिल में ही जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज किया जाता है। अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है वो ही वर्क करेगी। इंडिया में अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है तो उस लॉ को जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हमारी जुडिशरी है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन फ्रांस में ये पावर कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल को दी गई है जिसमें 9 मेंबर्स होते हैं जिसको 9 इयर्स के लिए ही चुना जाता है। एंड आफ्टर 3 इयर्स 1/3 मेंबर्स हैं रिटायर्ड हो जाते हैं। एंड इसके अलावा जितने भी प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट इसके एक्स ऑफिस मेंबर्स होते हैं। एंड जो काउंसिल है ये इलेक्शन कमीशन की तरह भी काम करती है एंड इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरह भी काम करती है जब इलेक्शन होती है। तो ये काउंसिल बहुत ही ज्यादा पावरफुल काउंसिल है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, वहां पर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी है। ये काउंसिल एडवाइजरी बॉडी कहा जाता है जो अपने ओपिनियन देती है रिगार्डिंग द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट अपने काम करती है उसकी क्या पॉलिसीज हैं, क्या उसके प्रोग्राम्स हैं, इनकी रिगार्डिंग अपने व्यूज देना ताकि कंट्री प्रोस्पर हो सके, इसकी डेवलपमेंट हो सके। और जो भी ऑफिशियल बिल्स होते हैं, ड्राफ्ट्स होते हैं, ऑर्डिनेंस होते हैं, डिक्रीज होती हैं, उन पर भी अपने ओपिनियन देती है। तो जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, पार्लियामेंट के मेंबर जो भी लॉ बनाते हैं उनके लिए एक एक्सपर्ट की काउंसिल बनाई गई है जो काउंसिल अपने ओपिनियन देती है एंड मेंबर्स उसके रिगार्डिंग ही काम करते हैं। नेक्स्ट इज रेपो विद ट्रांसनेशनलिज्म, मीनिंग जो फ्रांस है, फ्रांस यूरोपियन यूनियन के साथ, अदर कंट्री के साथ बहुत ही हार्मोनियस रिलेशनशिप है, इस रिलेशन को डेवलप करता है। जो फ्रांस है यूरोपियन यूनियन का और यूरोपियन कम्युनिटीज हैं इनका भी मेंबर है। तो मेंबर ऑफ यूरोपियन कम्युनिटीज एंड यूरोपियन यूनियन, वहाँ की 3 कम्युनिटीज का ये मेंबर है जिसमें ये अपने रिलेशनशिप को डेवलप करता है, उनके साथ एग्रीमेंट करता है एंड
इसी वजह से इसने अपनी कुछ पावर्स हैं वो पावर्स भी यूरोपियन यूनियन को ट्रांसफर कर दी फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, ताकि यूरोपियन यूनियन है जो बहुत अच्छे से काम कर सके। जो यूरोपियन यूनियन है इससे मॉनेटरी रिलेशंस है वो डेवलप कर सके, इकोनॉमिक ट्रेड है वो इंक्रीज कर सके। फ्रांस की करेंसी फ्रैंक है, लेकिन इसके अलावा यूरो है वो भी फ्रांस में चलता है क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। नेक्स्ट इज रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें जो हेड होगा वो कभी मोनार्क नहीं हो सकता, लोगों के द्वारा ही इलेक्टेड होगा, और ये बहुत ही डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम कौन सा है, मल्टी पार्टी, वैसे ही फ्रांस में भी बहुत ज्यादा मल्टी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो फ्रांस क्या है, एक सेकुलर स्टेट है, जैसे पहले से कैथोलिक स्टेट था, लेकिन आज के टाइम में जिस सेकुलर स्टेट बन चुका है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। देन राइट्स ऑफ फ्रेंच पीपल, जो फ्रेंच पीपल है इनको राइट्स कौन सी दिए गए हैं, जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था जो 1789 में पास किया जाता है, वही डिक्लेरेशन के राइट्स हैं इन लोगों को दिए गए हैं। फ्रांस में 1946 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस कॉन्स्टिट्यूशन में जे राइट्स आम लोगों को दिए गए थे वो ही राइट्स अब भी फ्रांस के लोगों को दिए गए हैं। तो इस तरह जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक यूनिटरी सिस्टम है, रिपब्लिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जिसमें लोगों के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं एंड जिसका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा रिसेंट है। तो विद दिस हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स हैं ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे प्रेम्बल ऑफ द फिफ्थ रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।